हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अनिल अग्रवाल। DBFR डायमेंशनल बेस्ड फॉर्मूला रिवीजन सीरीज में आपके सामने लेके आया हूं। मोशन इन वन डायमेंशन का DBFR मैं आपके सामने पहले पुराने वीडियो में दे चुका हूं और अब मैं प्रोजेक्टाइल का जो चैप्टर है उसका डायमेंशनल बेस्ड फॉर्मूला रिवीजन करा रहा हूं। तो पहले हम उन क्वांटिटीज की बात करते हैं जो डायमेंशनलेस है, विभिन्न वेरियस रेशियोज T1 by T2। अब ये तो डायमेंशनलेस है, तो इधर टेन थीटा साइन थीटा यही सब कुछ आ सकता है। यहाँ T1 और T2 क्या है, अपने को पता है कि सेम रेंज के लिए a projectile can be fired at two different angles. For same range a projectile can be fired like this and also like this. तो इसमें थीटा अलग अलग होता है, तो मैक्सिमम हाइट भी अलग अलग होती है, टाइम ऑफ फ्लाइट भी अलग अलग होता है। जब एंगल इसका कम है तो हाइट भी कम है और टाइम ऑफ फ्लाइट भी कम है। तो जो T1 by T2 है वो होगा तो एक रेशो, तो वो डायमेंशनलेस होगा, तो वो tan थीटा है, जहाँ थीटा ये इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है जिसकी बात पहले की गई है। ऐसे ही अगर H1 by H2 की बात करें तो ये भी होगा तो डायमेंशनलेस ही, क्योंकि हाइट अपॉन हाइट हैज नो डायमेंशंस और इधर tan थीटा वगैरह के भी कोई डायमेंशंस नहीं है, पर हाइट के फॉर्मूले में आते ही U स्क्वायर है, तो रेशो लेने के बाद फिर वो tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा। टाइम में जब डेरिवेशन करते हैं तो टाइम का फॉर्मूला होता है 2u sin थीटा बाय जी, और जब डिवाइड करेंगे तो sin थीटा बाय cos थीटा बच जाएगा। यहाँ पे शुरुआत में ही आता है u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g, तो रेशियो में tan स्क्वायर थीटा बचेगा। फिर tan थीटा इज इक्वल टू 4h बाय r। हाइट इसके डायमेंशन भी L1 है, इसके डायमेंशन भी L1 है, r रेंज है, तो h बाय r इज डायमेंशनलेस, साथ में 4 और लगता है। थीटा यूजुअली बड़ा आए, मतलब हाइट थोड़ी कम ही आती है, तो हाइट को अच्छा खासा 4 वाले फिगर से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके इसे डिवाइड करेंगे तो tan थीटा थोड़ा डिसेंट आएगा। हाइट कम होती है, r बड़ी होती है, इसलिए हाइट को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, सो tan थीटा इज 4h बाय r। अब tan थीटा का एक और फॉर्मूला है हाफ gt स्क्वायर बाय r। ये जो हाफ gt स्क्वायर है आप जानते हैं ये एक डिस्टेंस होता है, y इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर टाइप का फॉर्मूला आता है, y is equal to half gt square, distance is equal to half gt square, तो distance upon distance is a dimensionless thing। तो यहाँ तो ये 4 वाली चीज एडिशनली है भी नहीं, ये पूरा भी डिस्टेंस ही है और ये भी डिस्टेंस है, तो ये तो बहुत बढ़िया हो गया। हाफ gt स्क्वायर भी एक डिस्टेंस है और r भी एक डिस्टेंस है। जब न्यूमेरिकल में बड़ा जनरल फॉर्मूला है और बड़े यूजफुल फॉर्मूले हैं ये दोनों, जब सवाल में इनिशियल स्पीड ना दी गई हो तो ये फॉर्मूले बड़े काम आते हैं। इस थीटा के करस्पॉन्डिंग ये रेंज है और उसी के करस्पॉन्डिंग ये उस जर्नी की एच मैक्स है, ये दोनों बड़े अच्छे फॉर्मूले हैं। ऐसे अगर हम बात करें वेलोसिटीज के रेशियो की, तो v बाई यू का एक केस आता है cos थीटा। जब ये u और v परपेंडिकुलर हो जाते हैं ना, जब u और v परपेंडिकुलर हो जाते हैं तो v बाई यू का फॉर्मूला आता है cot थीटा। ये इनिशियल वेलोसिटी u है और कभी ये वेलोसिटी जाके हो जाएगी v, ये वेलोसिटी हो जाएगी v, तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल 90 माइनस थीटा बनेगा, ये भी थीटा बनेगा, ये 90 माइनस थीटा बनेगा और बस v बाय u हो जाएगा cot थीटा। वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी आएगा तो डायमेंशनलेस ही, वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी आएगा तो डायमेंशनलेस ही, तो ये cot थीटा आ जाता है। इसका जनरल केस ये है, कभी बहुत ही जनरल केस हो कि जब फाइनल वेलोसिटी का एंगल दे दिया हो आपको, इसका एकदम जनरल केस, इस वाले का जनरल केस ये है कि अगर इनिशियल एंगल थीटा है और इनिशियल वेलोसिटी u है और कभी फाइनल वेलोसिटी v है और एंगल बीटा है, तो ये तो मुझे पता है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अनचेंज रहती है, तो u का जो cos थीटा है वो v का cos बीटा है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अनचेंज रहती है। तो इन जनरल जो u बाय v है या जो v बाय u है वो cos थीटा अपॉन cos बीटा है। ये cos अपॉन cos है और उल्टा ही चलेगा, v के सामने फाइनल वेलोसिटी के सामने इनिशियल वाला एंगल आएगा और इनिशियल के सामने फाइनल वाला एंगल आएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट तो यही है, हल्का सा बस ये दिख रहा है कि जो v बाय u है वो डायमेंशनलेस होना है, बस ये देखना है आपने को, बाकी करना तो आपको ये पूरा बेसिक से ही पड़ेगा। और इसी में अगर ये जो बीटा है ये 90 माइनस थीटा हुआ, अगर u और v परपेंडिकुलर है ना,
अगर u और v परपेंडिकुलर है तो ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा और ये भी 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये जो बीटा है ना वो 90 माइनस थीटा हो गया, तो cos 90 माइनस थीटा sin थीटा हो गया, इसलिए ये cot थीटा हो गया। जनरल फॉर्मूला ये है कि जब थोड़ी देर बाद प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल से एंगल बीटा बनाएगा, उस समय की अगर वेलोसिटी निकालनी है तो आप हॉरिजॉन्टल वेलोसिटीज को हमेशा इक्वेट करिए। पूरी जर्नी में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अनचेंज रहती है। एनीवे ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है और इसके सामने दो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का रेशियो आ सकता है, v by u is cos theta by cos beta। एग्जाम के लिए काम का ये है कि v by u is cot theta। ये तब की बात है जब u और v परपेंडिकुलर हो जाते हैं। इन जनरल टाइम t के बाद इसका अगर एंगल चाहिए हमें, अगर कभी हमें इसका एंगल चाहिए तो tan बीटा इज इक्वल टू vy by vx। कभी ये मेरे को ये बीटा है तो इस ये फाइनल वेलोसिटी v है, ये vy है और ये vx है, तो tan बीटा है vy by vx। ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब tan बीटा है ना तो ये होगा तो डायमेंशनलेस ही, तो ये दो वेलोसिटीज का रेशियो होगा और इनिशियल वेलोसिटी तो u cos थीटा ही है और जो फाइनल वेलोसिटी होगी थोड़ी देर बाद वो u sin थीटा माइनस gt होगी। भाई इसके डायमेंशंस, इसमें u के डायमेंशन वेलोसिटी के हैं और gt भी वेलोसिटी होता है। अगर ये वेलोसिटी है तो इस वेलोसिटी में से वेलोसिटी ही माइनस कर सकते हैं और वेलोसिटी का फार्मूला gt तो आता ही है। तो vy हो गया u इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में माइनस ग्रेविटी ने टाइम t में जो कम कर दी। gt has got the dimensions of u, ये आपको समझना है बस। gt has got the dimensions of u। तो इनिशियल वेलोसिटी है, ये x डायरेक्शन में वेलोसिटी अभी भी u cos थीटा है और y डायरेक्शन में वेलोसिटी क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है इसलिए थोड़ी कम हो गई है तो यहाँ माइनस साइन आया और t सेकंड्स तक ग्रेविटी ने काम करके gt वेलोसिटी कम कर दी है। gt के डायमेंशंस वेलोसिटी के हैं। इसको मैं और सॉल्व कर दूं तो tan बीटा के सामने आ रहा है tan थीटा। अब ये tan बीटा है, ये डायमेंशनलेस है, इसके सामने tan थीटा आएगा माइनस gt by u। अब gt है वेलोसिटी, वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी, ये फिर से डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी। gt एक वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी, तो ये बचा खाली 1 अपॉन cos थीटा और cos थीटा के खुद के कोई डायमेंशन नहीं है। तो tan बीटा जो कि एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है और बाद का एंगल है वो है tan थीटा इनिशियल एंगल। ये अगर ये tan है तो ये भी tan ही होगा और बाद में एंगल थोड़ा छोटा हो रहा है इसलिए माइनस आ रहा है और gt by u वाला टर्म आएगा क्योंकि ये डायमेंशनलेस है और फिर अपॉन में cos थीटा आता है। tan बीटा बेसिकली तो vy by vx है और u sin थीटा माइनस gt by u cos थीटा है। इसको इससे रिलेट कर रहे हैं तो ये डायमेंशनलेस है, ये भी डायमेंशनलेस है और gt by u से ये भी डायमेंशनलेस है। ये वेरियस डायमेंशनलेस जो क्वांटिटीज हैं प्रोजेक्टाइल के चैप्टर में उनके रिजल्ट्स हैं। ऑलराइट, अब मैं वो सारे केसेस आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं जिसमें आपको टाइम निकालना होता है। तो टाइम के कई केसेस पढ़ेंगे। टाइम का सबसे फंडामेंटल फॉर्मूला जो हम लोगों को याद आता है वो है √2h/z। तो कुछ फॉर्मूले इसके जैसे ही दिखते हैं। ये h की जगह कभी कभी y हो सकता है, डायमेंशनली वो एक लेंथ ही है। हमें पता है कि ये फॉर्मूला कब आता है, जब u 0 होता है तो h = ut + ½ gt² में u 0 है तो h = ½ gt² और t का फॉर्मूला √2h/g आता है। इससे मिलते जुलते रिजल्ट प्रोजेक्टाइल में कब कब आते हैं वो देखते हैं। अगर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल को हाइट h से ऐसे फेंका जाए, हाइट h से, तो इसे नीचे आने में जो टोटल टाइम लगता है वो यही है क्योंकि इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी तो 0 है और मैं वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ। तो टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ अ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला √2h/g। इसी तरह से जनरल ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में, जो ग्राउंड टू ग्राउंड ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में, अब टाइम ऑफ फ्लाइट का ऐसा भी फॉर्मूला आ सकता है क्योंकि h की जगह मैं r ले सकता हूँ। अगर ये √2h/g टाइम है तो √2r/g भी टाइम है। हमें तो पता है कि ½ gt² is r tan थीटा। ये ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में जनरल फॉर्मूला है। t
पूरे ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट है। अब ये भी डायमेंशनली डिस्टेंस है और ये भी डिस्टेंस है, तो टाइम अगर निकालना हो तो ये √2h/g है, तो ये √2r/g भी तो टाइम ही होगा, और थीटा बीटा दिया है सवाल में, तो ठीक है फिर tan थीटा आएगा। अगर सवाल में थीटा दिया ही नहीं है तो शायद ये आएगा। इसी तरह अगर √2h/g टाइम है तो √8h/g भी टाइम है। 2 का जो डायमेंशन है नहीं, h/g का रूट इज अ टाइम, तो √8hmax/g भी टाइम है। कभी प्रोजेक्टाइल में जब ये एंगल थीटा रहता है और उस जर्नी की ये मैक्सिमम हाइट रहती है, तो एक फॉर्मूला ये तो है ही, और यही फॉर्मूला 8hmax के भी बराबर है, 4hmax के बराबर है। ठीक है, तो बस अब इसको आप हटा दो और ये देखो क्या आ रहा है। सो टी आ जाएगा √8h/g, और साथ में ये r tan थीटा है, हाँ √8h/g यही वाला चाहिए अपने को, तो ये t हो गया, इस समय ये 8 हो गया, इन दोनों को इक्वेट कर रहे हैं। तो इन जनरल कभी भी अगर टाइम ऑफ फ्लाइट t है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में और उस जर्नी की मैक्सिमम हाइट hmax है, तो एंगल नहीं भी दिया हो और u इनिशियल स्पीड नहीं भी दी हो, तो ये भी डायमेंशनली तो ये टाइम ही, √2h/g अगर टाइम है तो √8h/g भी तो टाइम है। ये ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में लगता है। इसी तरह जब बात चलती है कि टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन फॉर सेम रेंज, जब टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन फॉर सेम रेंज की बात चलती है तो T1 T2, अब T अगर √2r/g है, T √2r/g है, तो T1 T2 अगर T √2r/g है, तो T1 T2 कुछ √2r/g into √2r/g टाइप हो जाएगा ना, तो T1 T2 डायमेंशनली 2r/g बच जाएगा ना, वही हो रहा है। अगर T1 and T2 are the two times for same range for different angle of projections, एक बार थीटा से और एक बार 90 माइनस थीटा से फायर करने पे रेंज सेम आती है, उस समय पर टाइम ऑफ फ्लाइट अलग अलग होते हैं, तो उन टाइम्स का जो प्रोडक्ट है वो इसी रूप का आना चाहिए बस, पर दोनों टाइम है t इंटू टी है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो बस 2h/g की जगह डायमेंशनली h की जगह r आ गया, रेंज के डायमेंशंस भी हाइट के ही हैं। और अगर T1 T2 की एक केस ये भी बनता है, एक केस ये भी बनता है कि T1 के बाद भी प्रोजेक्ट यहां से हमने फायर किया, T1 के बाद ग्राउंड से T1 के बाद पार्टिकल हाइट y पर है और टाइम T2 के बाद भी वो हाइट y पे ही है, तो अब फिर से जो T1 T2 होगा वो जैसे ये 2r/g आया था तो ये 2y/g आएगा। ये T1 T2 मैंने कैपिटल लिखे हैं क्योंकि ये टाइम ऑफ फ्लाइट है और ये पार्शियल टाइम्स है, केवल इस हाइट तक जाने में जो टाइम लग रहा है वो T1 है और इस जर्नी में जो टाइम लग रहा है वो T2 है, तो ये T1 के बाद भी हाइट y पे है और T2 के बाद भी हाइट y पे है, तो T क्योंकि √2h/g होता है इसलिए T1 T2 में ये रूट वाला टर्म हट जाएगा, वो यहाँ भी हट गया और यहाँ भी हट गया। ये वो टाइम है जब सेम रेंज का केस है, दो अलग अलग ट्रेजेक्टरीज में, एक बार थीटा और एक बार 90 माइनस थीटा के लिए पूरी जर्नी का टाइम्स का रेशियो, रेंज तो दोनों बार सेम रहती है। T अगर √2h/g है तो इनका प्रोडक्ट में रूट हट जाएगा ना, वही यहाँ हुआ है, और ये तब की बात है जब ये सेम ट्रेजेक्टरी में टाइम T1 के बाद भी और टाइम T2 के बाद भी सेम हाइट y पे पाए जाते हैं। टाइम के और भी हम केसेस पढ़ते हैं थोड़े डिफरेंट फॉर्मेट में जो आपके सामने आएंगे। ऑलराइट, जब इनिशियल वेलोसिटी दी हो, जब हाइट दिया हो या r दिया हो, तो हमारा पिछला फॉर्मूला था √2r/g या √2h/g या √8h/g टाइप का कुछ फॉर्मूले आए थे। अगर इनिशियल वेलोसिटी दी है, स्पीड के टर्म्स में टाइम के जो वेरियस केसेस बनते हैं वो इस टाइप के बनते हैं। जब स्पीड दी है इन्होंने, हमें पता है स्टॉपिंग डिस्टेंस में v का फॉर्मूला होता है u - 80,
और अगर फाइनल वेलोसिटी 0 है तो u इक्वल टू at, तो t डायमेंशनली u बाय a है। अगर वेलोसिटी उसने दी है और कोई टाइम निकालने को दिया है तो एसेंशियली आपका फॉर्मूला डायमेंशनली तो इस टाइप का रहेगा। ये दो वो केसेस हैं जब हम सेम रेंज के लिए एक बार थीटा पे और एक बार 90 माइनस थीटा पे ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से प्रोजेक्ट करते हैं। तो एक बार टाइम ऑफ फ्लाइट ये आता है, इसेंशियली डायमेंशनली ये u बाय g है, और एक बार 2u cos थीटा बाय g आता है, ये भी डायमेंशनली u बाय g। जब हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा होता है तो टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा बाय g आ जाता है, और जब वर्टिकल से एंगल थीटा होता है तो उस समय टाइम ऑफ फ्लाइट 2u cos थीटा बाय g आता है। मुझे सिर्फ इस समय u और g दिख रहे हैं, u बाय g दिख रहा है मुझे, तो बस ऐसे t1 प्लस t2 की अगर कभी बात करेगा तो वो 2u sin थीटा बाय g हो जाएगा। ये मैंने टाइम छोटे छोटे दिखाए हैं, स्मॉल टी लिखा है, कैपिटल टी नहीं लिखा है। ये वही केस है कि t1 के बाद भी ऑब्जेक्ट सेम हाइट पे है और t2 के बाद भी ऑब्जेक्ट सेम हाइट पे है। तो हमारा कहना यह है कि जब यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम t1 लगा तो यहाँ से यहाँ तक लौटने में भी टाइम t1 लगेगा, तो पूरी जर्नी का टाइम t2 प्लस t1 हो जाएगा, और वो 2u y बाय g होता है, वो 2u sin थीटा बाय g होता है। तो t1 प्लस t2 जो है, t1 प्लस t2 जो है वो 2u बाय g हो जाएगा। जब t u बाय g है, ये वाला t भी u बाय g है, तो टाइम ऐड करने से तो डायमेंशन चेंज होते नहीं है, तो t1 प्लस t2 के डायमेंशंस भी वही रहेंगे, यानी t1 प्लस t2 के फॉर्मूले में भी आना तो ये u बाय g है, वो ये वाला आंसर आ जाता है 2u sin थीटा बाय g। क्योंकि अगर इस जर्नी में टाइम t1 लग रहा है तो इस जर्नी में भी टाइम t1 लगेगा, तो पूरी जर्नी का टाइम t1 प्लस t2 होगा, और जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होता है t2 प्लस t1, जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होता है उसका फॉर्मूला 2u sin थीटा बाय g होता तो है। तो ये t2 प्लस t1 जो है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट दिखा है, तो ये इसके डायमेंशंस भी इसेंशियली u बाय g हैं, ये भी u बाय g है। अब बात आती है, ये कैपिटल T लिखे हैं मैंने, अंडर रूट t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर, तो ये भी डायमेंशनली तो u बाय g है। ये कैपिटल T यानी आपने सेम रेंज के लिए एक बार प्रोजेक्टाइल को ऐसे फायर किया और एक बार ऐसे फायर किया, ये यहाँ से थीटा है, यहाँ से थीटा है, तो टाइम दोनों बार के अलग अलग है। इस जर्नी में जो टाइम है वो थोड़ा कम लगेगा, और इस जर्नी में जो टाइम है वो थोड़ा ज्यादा लगेगा। जो हॉरिजॉन्टल से एंगल ज्यादा होता है ना, तो पत्थर ऊपर भी ज्यादा जाता है और उसे टाइम भी ज्यादा लगता है। तो एनीवे इस जर्नी का जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो t1 है, और इस जर्नी का जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो t2 है। बेसिकली इन्हीं की बात कर रहा हूँ, इनको स्क्वायर करके ऐड कर दिया पर इसका रूट भी ले लिया, तो ये डायमेंशंस इसके टाइम के ही रहे। t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर विल बी टाइम स्क्वायर, और टाइम स्क्वायर का रूट ले लिया तो दिस इज अगेन टाइम, और अगर ये टाइम है तो टाइम का जो सबसे फंडामेंटल फॉर्मूला आता है 2u बाय g है, आने प्लस जाने वाले। तो यहाँ पर मैं अगर सिंपली इन्हें ऐड कर रहा हूँ तो 2u sin थीटा बाय g आ रहा है। ये तब थे जब पार्टिकल t1 के बाद भी सेम हाइट पे और t2 के बाद भी सेम हाइट पे, तो टोटल टाइम ऑफ जर्नी ये है। अगर 3 सेकंड के बाद भी पार्टिकल वहीं और 5 सेकंड के बाद भी सेम उसी हाइट पे है तो 8 सेकंड्स द टोटल टाइम ऑफ द जर्नी, और टोटल टाइम ऑफ द जर्नी का तो यही फॉर्मूला होता है। और सेम रेंज के लिए अगर दो अलग अलग एंगल पे फायर करते हैं और एक बार का टाइम ऑफ फ्लाइट t1 है और एक बार का टाइम ऑफ फ्लाइट t2 है, तो ये क्वांटिटी LHS पे जो है इसके डायमेंशंस टाइम के हैं, और टाइम यानी बेसिकली u बाय g। अब वो 2 आ रहा है कि 3 आ रहा है कि 4 आ रहा है वो आपको अलग से ध्यान देना पड़ेगा। और एक केस ये है जहां t का फॉर्मूला आ रहा है अंडर रूट u1 u2 बाय g, तो पता नहीं ये केस कौन सा है, पर ये बात पक्की है कि डायमेंशनली ये टाइम u बाय g है। रूट u1 u2 इज आल्सो अ वेलोसिटी, तो टाइम u बाय g। ये अच्छा इंपॉर्टेंट केस है। असल में ये तब बनता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में, ऐसा केस बनता है आप एक प्रोजेक्टाइल को u1 से प्रोजेक्ट कर दो और एक u2 से प्रोजेक्ट कर दो, तो कितने टाइम बाद इनकी वेलोसिटीज परपेंडिकुलर हो जाती हैं, कितने टाइम बाद इनकी वेलोसिटी है जो v1 और v2 है ना,
तो v1 डॉट v2 इज इक्वल टू 0 कब होगा? इनकी फाइनल वेलोसिटीज के बीच में एंगल 0 कब होगा? वो टाइम जो है ना, वो टाइम इसेंशियली u बाई जी है। तो u की जगह अगर सवाल ने दो वेलोसिटीज दी हैं तो मैं फिर रूट u1 u2 करके डायमेंशंस उसमें u के बनाऊंगा। अगर एक ही वेलोसिटी दी है तो मैं कुछ कर नहीं सकता। अगर थीटा दिया नहीं है तो ये फॉर्मूला आएगा। अगर थीटा दिया ही नहीं है कहीं भी तो ये शायद आ रहा होगा। थीटा दिया है तो देखना पड़ेगा कि साइन थीटा आ रहा है कि कॉस थीटा आ रहा है। और यहाँ भी थीटा दिया नहीं है, कह रहा है टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन फॉर सेम रेंज, पर थीटा दिया नहीं है तो फॉर्मूले में थीटा आएगा नहीं। और ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के सवालों में थीटा होता नहीं है। तो कितने टाइम बाद अगर इनकी बात वेलोसिटीज के बीच में एंगल 90 डिग्री हो रहा है तो टाइम एसेंशियली u बाई जी है और न्यूमरेटर के डायमेंशन इस समय वेलोसिटी के। और ऐसे एक और केस है, वो है t का फॉर्मूला है g अपॉन u अपॉन जी साइन थीटा। तो डायमेंशनली तो ये अभी भी u बाई जी दिख रहा है मुझे। u बाई जी इज अ टाइम, u बाई जी इज अ टाइम। बस इसमें अब साइन थीटा का टर्म एक नीचे आ गया है। ये असल में वही बात है, ग्राउंड टू ग्राउंड ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल का केस है ये, कि ये वेलोसिटी u है और ये वेलोसिटी v है। तो जब u और v के बीच में एंगल 90 डिग्री हो जाएगा ना ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में, यहाँ तो दो वेलोसिटीज दी है, थीटा नहीं दिया है, दो वेलोसिटीज दी है तो टाइम ये है। दो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में उनकी वेलोसिटीज के बीच में एंगल 90 डिग्री होने में ये टाइम लगता है। पर अगर थीटा दिया हो और एक ही प्रोजेक्टाइल दी हो तो अब u और v में एंगल 90 डिग्री होने में जो करना तो हमें यही है, u डॉट v इज इक्वल टू 0 करना तो यही है। इसको भी ij फॉर्म में एक्सप्रेस कर दो और इसको भी ij फॉर्म में एक्सप्रेस कर दो। सॉल्व करोगे तो जो टाइम मिलेगा, जितने टाइम के बाद ये u और v परपेंडिकुलर होंगे, डायमेंशनली तो वो u बाई जी ही होगा। और वो टाइम शायद थोड़ा ज्यादा आता है, इसके पलटने का इंतजार करता है ना, टाइम थोड़ा ज्यादा आता है इसलिए साइन थीटा डिनोमिनेटर में आ रहा है। इसेंशियली यहाँ टाइम के डायमेंशंस u बाई जी के हैं, कभी साइन थीटा ऊपर चिपक रहा है, कभी ये नीचे चिपक रहा है, और बाकी तो शायद 2 ही आ रहा है। 2 के अलावा तो या तो कुछ भी नहीं आ रहा है या फिर 2 आ रहा है। 8 8 वाले लफड़े नहीं है यहाँ पे। ये बढ़िया केसेस हो गए। तो टाइम के एक टाइप की वैरायटी और भी बनती है वैसे तो। देखिए टाइम का एक, जब कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन होती है ना तो इसका फॉर्मूला आता है ut। तो टाइम के कांस्टेंट वेलोसिटी वाले सिचुएशन भी देखने को मिल सकते हैं कभी। हमें पता है इसमें जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन होता है। तो जब भी वो x की बात करे और टाइम निकालने को दे तो फिर जरूर टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आप डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं तो वेलोसिटी भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लीजिए, तो u cos थीटा है। अगर कभी भी वो कहता है ये एक वर्टिकल बॉल ये है और एक वर्टिकल बॉल ये है, और वर्टिकल बॉल्स के बीच में सिमेट्रिकल होना इनका जरूरी नहीं है, बस कहता है इनके बीच में डिस्टेंस कितना है। तो बस इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए इनकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लगातार u cos थीटा में कांस्टेंट बनी रही। तो ऐसे सवाल में भी अगर आपको t निकालना हो तो x डायरेक्शन में क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो यहाँ ये वाले फॉर्मूले लग सकते हैं x बाई u वाले। और इधर ऐसे ही अगर दो अलग अलग प्रोजेक्टाइल हैं और दो, एक को यहाँ से फायर किया गया, एक को यहाँ से फायर किया गया, इनिशियली इनके बीच में सेपरेशन x था और कहीं ये कोलाइड कर रही है। जब ये कोलाइड कर रही है तो दोनों ने सेम x, उनका उस समय x भी सेम है और y भी सेम है, तो जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है दोनों का मिलके वो x है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अब टाइम चाहिए तो x अपॉन वेलोसिटी, टाइम है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, और वेलोसिटी अब की बार फिर मैं ऐड कर दूंगा क्योंकि ऐसे में तो रिलेटिव वेलोसिटी ऐड होती है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऐड कर दूंगा। तो मेरे ख्याल से ये टाइम निकालने के जो 3 मैंने केसेस बनाए हैं ना, टाइम निकालने के अधिकांश सारे फॉर्मूले इसमें कवर हो जाने चाहिए। ओके, ऑलराइट। ऑलराइट, अब हम लोग बात करते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस या फिर यानी x या रेंज की। ठीक है, तो टाइप 1 तो हमारा हुआ है जिसमें r खुद h के बराबर है,
ये कुछ टाइप 2 हमने लिया है और टाइप 3 वे फॉर्मूले इस टाइप के। तो टाइप 1 में तो डायमेंशंस r और h के बराबर है, तो कभी r और h में रिलेशन चाहिए, हाइट दी और रेंज मांगी है, तो r tan थीटा इक्वल टू 4h, डायमेंशनली r और h बराबर है, यहाँ tan थीटा और यहाँ 4 है और ये दोनों डायमेंशनलेस है। अगर कुछ और दिया ही नहीं है, u भी नहीं दिया उन्होंने, तो r और h डायमेंशनली बराबर है। हाइट और r में फॉर्मूला न्यूमेरिकल मांगा है, हाइट दी और रेंज मांग ली है और एक थीटा दे दिया है, u दिया नहीं है, तो डायमेंशनली तो ये दोनों सेम है। इधर भी एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी जुड़ गई tan थीटा और इधर भी एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी जुड़ गई 4। एनीवे इससे r का फॉर्मूला आ रहा है h और साथ में 4/tan थीटा जो कि डायमेंशनलेस है। r इज इक्वल टू h और ये 4/tan थीटा का टर्म बीच में आ रहा है। ओके, इसकी वजह से बस मैं ये देखना चाहता हूं कि r विल बी इक्वल टू 4√h1 h2। ये 4 आ ही रहा है और ये h आ रहा है, इसको हटा दो। तो किसी सिचुएशन में जहां उन्होंने दो हाइट्स दी हैं, अगर दो हाइट्स दी हैं तो फिर कुछ ऐसा तो करना ही पड़ेगा आपको। ये फिर से वही केस है जब सेम रेंज के लिए हाइट्स अलग अलग होती हैं डिफरेंट एंगल्स के लिए, और एंगल दिए नहीं है उन्होंने कहा है कि सेम रेंज है, उसमें एक बार हाइट मैक्सिमम h1 है और एक बार मैक्सिमम हाइट h2 है, तो बस रेंज बता, u भी नहीं दिया है और एंगल्स भी नहीं दिए हैं, बस ये कहा है कि रेंज सेम है फॉर टू डिफरेंट एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन। एक हमें पता है थीटा और एक 90 माइनस थीटा है। r essentially is equal to 4h। अगर tan थीटा भुला दें क्योंकि सवाल में tan थीटा दिया ही नहीं है, तो r essentially is equal to 4h। अब h की जगह मैं √h1 h2 लिख सकता हूं, और क्या अगर सवाल में दो हाइट दी है, एक ही हाइट दी है तो ठीक है, और दो हाइट दी है तो फिर √h1 h2 h के बदले ले ही लेंगे। आपको पहचानना है r के फॉर्मूले में 4h आता है, और अगर दो हाइट दिए हैं तो आप डायमेंशनली h1 h2 से √h1 h2 से h बनाइए। क्या टाइप 2 जिसमें s इज इक्वल टू ut वाले फॉर्मूला लागू हो रहा है, ये तो शायद जब कांस्टेंट वेलोसिटी वाला केस होता है, तो x इज इक्वल टू ut, जहां u यानी x डायरेक्शन में वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी u cos थीटा, ये जो x है ये शायद u cos थीटा into t ut। इस t को मैं लिखना चाह रहा हूं √2h/g। t जो है वो डायमेंशनली टाइम इज √2h/g, तो मतलब इसी के निकालना तो x ही है, बेसिक फॉर्मूला तो यही है ut। अगर x निकालना है तो कोई सी भी प्रोजेक्टाइल हो उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हम कांस्टेंट ही मानते हैं, तो फॉर्मूला कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन का ही लगता है। t को मैं लिख सकता हूं अगर √2h/g। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में अगर आपको निकालना हो कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में कि ये हाइट h से गिरने में ये कितना आगे गिरी, इसकी रेंज क्या है, तो ut और t निकलेगा √2h/g से। असल में ये एक अच्छी चीज सामने आ रही है, इस u को भी आप रूट के अंदर ले चलिए तो हो जाएगा u²। कभी कभी ये फॉर्मूला आपके काम आएगा, क्योंकि u²/g जो है वो डायमेंशनली डिस्टेंस होता है, स्टॉपिंग डिस्टेंस, स्टॉपिंग हाइट। तो u²/g भी एक हाइट है और ये भी हाइट है, तो हाइट इंटू हाइट यानी लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ स्क्वायर हो जाएगा और रूट लेने के बाद वो लेंथ ही आ जाएगा। तो x का फॉर्मूला कभी कभी इस टाइप का भी हम ले सकते हैं। आपको पहचानना यह है कि u²/g इज अ लेंथ, एक्चुअली u²/2g इज हाइट। तो u²/2g को जब मैं हाइट डाल दूंगा ना फिर 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू डायमेंशनली h के बराबर आ रही है। डायमेंशंस तो हाँ x के और h के मैच करने चाहिए, x के सामने या तो ut आएगा फिर या ये u√h/g आएगा, और अगर u²/g आ रहा है, इसको सर्कुलर मोशन का जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला है ना, एक्सीलरेशन इज v²/rg, तो वहां से भी रिलेट कर सकते हैं आप। अगर आप एक्सीलरेशन को ले लें v²/rg, तो ये जो r आएगा ये आएगा v², एक्सीलरेशन इज v²/r, एक्सीलरेशन इज v²/r, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, तो v²/a जो हो जाएगा वो खुद एक r हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। आपको पहचानना है कि भाई एक्सीलरेशन है v²/r,
तो जो r है वो v स्क्वायर बाय a है, तो v स्क्वायर बाय a एक डिस्टेंस होता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v स्क्वायर बाय r भी इस बात को बता रहा है कि ये एक डिस्टेंस होता है, तो डिस्टेंस इनटू डिस्टेंस का रूट इज अ डिस्टेंस। ऑलराइट, तो कभी कभी ये वैरायटी जो वेरियस पॉसिबल केसेस हैं वो आपके सामने हैं, और बेस्ट शायद ये जाएगा टाइप 3s का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर बाय a, है ना, v स्क्वायर इज इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस 2s, ऐसा कुछ है। तो s का फॉर्मूला u स्क्वायर बाय a या u स्क्वायर बाय 2 है। तो जो रेंज होता है, तो काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है रेंज का। इसमें इंपॉर्टेंट बात ध्यान ये रखनी है आपको, ये u स्क्वायर बाय g तो है डायमेंशनली, u स्क्वायर बाय g के डायमेंशंस रेडियस के होते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से मैंने रिलेट करने की कोशिश की है, क्योंकि वहां एक्सेलरेशन u स्क्वायर बाय v स्क्वायर बाय r होता है, एक्सेलरेशन जो है वो v स्क्वायर बाय r होता है, तो r जो है वो v स्क्वायर बाय g है, डिस्टेंस u स्क्वायर बाय g, और ये sin 2 थीटा। रेंज के फॉर्मूले में नीचे 2 नहीं आता, यहाँ 2 हमने लिखा नहीं है। हाइट h max के फॉर्मूले में 2 आया करेगा, रेंज के फॉर्मूले में नीचे 2 कभी आता ही नहीं है, ये ध्यान रखना है आपको। किसी फॉर्मूले में नीचे अपॉन में 2 कहीं नहीं आ रहा, रेंज के फॉर्मूले में अपॉन में 2 नहीं आता, ये बात याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन में v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as से जाता तो वहां तो आ रहा था, पर रेंज के फॉर्मूले में जैसे रेंज कहते हैं प्रोजेक्टाइल में, उसमें 2 नीचे कभी नहीं आता, आप अलग से ध्यान रखिए। रेंज का फॉर्मूला है u स्क्वायर बाय g, और ये डायमेंशनलेस टर्म sin 2 थीटा, और r मैक्स अगर सही है तो फिर ये थीटा जब सवाल में कभी दिया ही नहीं है उसने, r मैक्स की बात कर रहा है, तो शायद ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा u स्क्वायर बाय g जब थीटा 45 डिग्री होता है। और रेंज का फॉर्मूला अगर 2 वेलोसिटीज दी हो, बेसिकली तो ये आ रहा है, अगर 2 वेलोसिटीज दी हो तो u स्क्वायर की जगह मैं ux uy लिख सकता हूं, u स्क्वायर की जगह ux into uy by g, एक 2 भी आ गया यहाँ पे। अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी दी है और वर्टिकल वेलोसिटी भी दी है, तो डायमेंशनली तो ये ux into uy by g है। ये 2 आएगा कि नहीं आएगा देखना पड़ता है। न्यूमरेटर में 2 आता है रेंज के फॉर्मूले में, डिनोमिनेटर में नहीं आता है, और ये वाला 2 जो यहाँ आता है वो यहाँ ब्रैकेट के अंदर sin 2 थीटा में घुस गया। रेंज के फॉर्मूलों में ऊपर एक 2 आता है, चाहे वो साइन के अंदर घुस के आए, यहाँ 2 आ गया, यहाँ कुछ दिख नहीं रहा था तो यहाँ अलग से 2 आ गया, नीचे 2 नहीं आता, ऊपर 2 आता है। और फिर ये कुछ केसेस हैं इंक्लाइन प्लेन पे, कायदे से तो ये सिलेबस में है भी नहीं। इंक्लाइन प्लेन पे मैक्सिमम रेंज की बात करें, प्रोजेक्टाइल को ऐसा ऊपर फायर करें ये, तो अगर मैक्सिमम रेंज निकालनी है इंक्लाइन प्लेन पे अप, तो रेंज है तो डायमेंशनली तो u स्क्वायर बाय g है, पर शायद ऊपर अब रेंज थोड़ी कम आएगी, तो मैं एक बड़े फिगर से डिवाइड कर देता हूं। डायमेंशनली मुझे u स्क्वायर बाय g दिख रहा है, ये मुझे पता नहीं है, इस पे जरा ध्यान देना पड़ेगा, पर रेंज के फॉर्मूले में u स्क्वायर बाय g तो आएगा, यहां आ रहा है। और फिर नीचे एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी और आ रही है 1 प्लस साइन थीटा। अब क्या है, अब जब जा रहा है ना तो ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है, तो रेंज थोड़ी कम आएगी, इसलिए नीचे प्लस है। बेसिकली मैं तो सिर्फ u स्क्वायर बाय g पे आपका ध्यान दिला रहा हूं कि रेंज के फॉर्मूले में u स्क्वायर बाय g आता है। ऐसे ही अगर यहां से इसे डाउन नीचे फायर करें ना, अगर नीचे फायर करें r मैक्स इंक्लाइन प्लेन पे डाउन, ऊपर से नीचे फायर कर रहे हैं, तो मैक्सिमम रेंज के फॉर्मूले में u स्क्वायर बाय g तो आएगा ही आएगा, और ऊपर से नीचे फायर कर रहे हैं तो ग्रेविटी थोड़ी मदद कर रही है, आंसर थोड़ा बड़ा आना चाहिए, इसलिए नीचे माइनस साइन आ गया, डिनोमिनेटर और छोटा हो गया तो आंसर थोड़ा बड़ा आ गया। बेसिकली रेंज के फॉर्मूले में u स्क्वायर बाय g के टर्म्स तो आ ही रहे हैं, और जहां 2 वेलोसिटी दी है वहां ux uy करेंगे। न्यूमरेटर में एक 2 रहने के बहुत सारे चांसेस हैं, डिनोमिनेटर में 2 नहीं आता है। ठीक है, ये बहुत बढ़िया फॉर्मूले हैं रेंज के, जिसपे इंपॉर्टेंट बात सारी 2 की है। 2 पे ध्यान दीजिए, न्यूमरेटर में आता है, डिनोमिनेटर में नहीं आता है रेंज के सवालों में। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात कर रहे हैं इस समय प्रोजेक्टाइल में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट y या कभी h max जब निकालने को आए तो वेरियस टाइप के न्यूमेरिकल क्या बन सकते हैं, और क्वेश्चन को देखने के बाद आपके दिमाग में क्या क्या फॉर्मूले कौन दे सकते हैं। कुछ
रिजल्ट्स ऐसे होते हैं y के जो इसेंशियली हाफ जी टी स्क्वायर टाइप के होते हैं। y तो होता ही है ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर टाइप का, तो y के फॉर्मूले हाफ जी टी स्क्वायर टाइप के। तो पहला तो यही फॉर्मूला है, शायद ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में है क्योंकि कोई थीटा वीटा की बातें नहीं हो रही, तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में है। अगर बता देता है कि टाइम टी के बाद पत्थर ग्राउंड को टच कर रहा है तो उसने कितना वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट किया है, वो तो यही है। और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है तो x इज इक्वल टू ut, तो t को हम चाहें तो x बाय u भी डाल सकते हैं। बेसिकली y का फॉर्मूला हाफ जी टी स्क्वायर लेने की मैंने कोशिश की है। हाँ, t को भी एडिशनली पुट करके देख लिया है कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में तो x इज इक्वल टू ut, तो t है x बाय u। अब वर्टिकल प्रोजेक्टाइल में ग्राउंड से जब फायर करते हैं, अगर बोलता है कि मैंने ग्राउंड से फायर किया और एंगल थीटा या दे देता है या मांगता है और पूछता है कि यहाँ टाइम टी के बाद जिस दीवार पे क्रॉस करेगा उस दीवार की हाइट क्या है, हाइट क्या मतलब y निकालना है, और एंगल वेंगल दिया है तो बाद में तो ये लगेगा, पर ये अगर y है और ये y है तो ये भी y होना चाहिए। और डिस्प्लेसमेंट इन वेलोसिटी इनटू टाइम, तो एक टर्म डायमेंशनली वेलोसिटी इनटू टाइम का और आ गया। ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट है, तो ये एक टर्म और आ गया। ऊपर फेंका है तो जी नेगेटिव आना ही चाहिए, तो यहाँ माइनस का टर्म आ गया। डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट ये तो मैं पहचानता था, और ut भी एक डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इसी तरह से ये भी बात वही आ रही है कि y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स बाई यू एक्स स्क्वायर। इस t को मैंने लिख दिया x बाई यू एक्स, इसी को आगे प्रोसीड कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, तो ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन आ गई। अगर ये एक लेंथ है तो ये भी एक लेंथ है, और ये पूरा भी एक लेंथ है। कैसे? t की जगह हमने इसमें x बाई यू एक्स लिख दिया। आपके बाद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी ले रहे हैं, जब एंगल है तो दोनों डायरेक्शन में वेलोसिटी अलग अलग है। और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट की जब आप बात करते हैं तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लेते हैं, जब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो वर्टिकल वेलोसिटी लेते हैं, जब टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो शायद टोटल वेलोसिटी लेते हैं। अभी मैं वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ और टाइम में ले रहा हूँ ये इतना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल करने में जो टाइम लग रहा है, तो ये x बाई यू एक्स लूंगा, और यू एक्स है यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये y जो है ये टर्म जो है ये y है, और ये भी एक लेंथ है, लेंथ माइनस लेंथ, ये y के फॉर्मूले में ये भी एक लेंथ है, और ये पूरा टर्म तो लेंथ होता ही है हाफ जी टी स्क्वायर, जहाँ t को हम x बाई यू लिख देते हैं, तो ये तो एक लेंथ है ही। ये ट्रेजेक्टरी की पूरी इक्वेशन। टाइप 2 देख रहा हूँ, ये टाइप 1 हो गए जहाँ y और x बराबर होते हैं डायमेंशनली, तो ट्रेजेक्टरी की एक इक्वेशन ये भी आ जाती है जहाँ y इज इक्वल टू x tan थीटा। अब इसका तो कोई डायमेंशन है नहीं, और x अपॉन r ये कैंसिल हो गया, इसके भी कोई डायमेंशन नहीं है, तो y और x अगर और कुछ दिया ही नहीं है उसने, तो y की बात कर रहा है x के टर्म्स में खाली, तो y के सामने एक x तो आना ही चाहिए, क्योंकि डायमेंशन इसमें लेंथ के आना ही चाहिए ना। ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो गई और ये पूरा ब्रैकेट भी डायमेंशनलेस हो गया। ऑलराइट, टाइप 3 सवाल। हम h max जो स्टॉपिंग हाइट होती है, मैक्सिमम हाइट, पत्थर को ऊपर फेंका, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh, फाइनल वेलोसिटी है 0, तो h इज u स्क्वायर बाय 2g, तो जो मैक्सिमम हाइट है वो u स्क्वायर बाय 2g है। बस अब यही ध्यान रखना है कि h max के फॉर्मूले में 2 नीचे आता है। पत्थर को हम बहुत ज्यादा ऊपर नहीं फेंक पाते, सामने तो दूर फेंक लेते हैं, रेंज तो ज्यादा आती है, तो रेंज के फॉर्मूले में 2 नीचे नहीं आता, और h max के फॉर्मूले में 2 आता है। मैक्स ज्यादा हाइट, हम पत्थर को ज्यादा ऊपर फेंक नहीं सकते ग्रेविटी के अगेंस्ट, यहाँ हमेशा एक 2 आएगा ही आएगा। तो अगर अब ये दो फॉर्मूले हैं, समझ में आ रहा है h1 और h2, मतलब एक बार एंगल को हॉरिजॉन्टल से थीटा पे फेंका प्रोजेक्टाइल को, और एक बार वर्टिकल से थीटा पे फेंका, तो अपनी अपनी जो मैक्सिमम हाइट से अपनी अपनी जर्नी की, अपनी अपनी मैक्सिमम जर्नी की जो अपनी अपनी जर्नी की जो मैक्सिमम हाइट्स है वो h1 और h2। ठीक है, फॉर्मूले में एसेंशियली u स्क्वायर बाय 2g आ रहा है, अब दिए हैं 2 थीटा तो ये आ जाएगा। फॉर्मूले में एसेंशियली ये u y स्क्वायर बाय 2g है, वर्टिकल वेलोसिटी, वर्टिकल हाइट तो वर्टिकल वेलोसिटी पे डिपेंड करेगी, और इन्हीं दोनों हाइट्स का अगर मैं सम कर दूं, ये h1 है और ये h2 है, ये h1 है और ये हाइट h2 है,
इन दोनों को सम कर दूं तो यू स्क्वायर बाय 2g आ जाएगा। ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो भैया हाइट के फॉर्मूले में तो यू स्क्वायर बाय 2g आना ही था। अब तुम हाइट प्लस हाइट करोगे तो वो भी तो एक हाइट ही है ना, तो हाइट प्लस हाइट एक हाइट है, तो जो बेसिक फॉर्मूला आता है बस वही लिख दो। यहाँ भी यू स्क्वायर बाय 2g था, यहाँ भी यू स्क्वायर बाय 2g था, यहाँ भी यू स्क्वायर बाय 2g था। एंगल दिए थे तो कहीं sin स्क्वायर थीटा आएगा सोचना पड़ेगा, कहीं cos स्क्वायर थीटा आएगा सोचना पड़ेगा। जब एंगल दिया ही नहीं है, कह रहे दो एंगल्स जिनके लिए रेंज सेम हो उनकी हाइट्स का सम बताओ, थीटा दिया नहीं है तो फिर हमारे फॉर्मूले में भी थीटा नहीं आएगा। ऐसे ही h का फॉर्मूला u स्क्वायर बाय 2g होता है, तो एक बढ़िया h का फॉर्मूला ये भी बनता है। अब अगर दो वेलोसिटी दी है तो मैं u स्क्वायर की जगह और तो कुछ बचता नहीं मेरे पास। अगर दो वेलोसिटी दी है तो मैं हाइट को वेलोसिटी u स्क्वायर को u1 u2 लूंगा ना। ये कब का फॉर्मूला पता है? अच्छा कैसे है ये वही बात है कि छत पे खड़े होकर पत्थर को आपने ऐसा फेंका और जब जिस हाइट पे इनकी u और v परपेंडिकुलर हैं, जिस हाइट पे इनके u और v परपेंडिकुलर हैं, जहां मैंने t का फॉर्मूला रूट u1 u2 by g पढ़ा था, तो अब जिस हाइट पर ये परपेंडिकुलर है ना, वो हाइट अगर आपको चाहिए तो डायमेंशनली हाइट तो u स्क्वायर बाय 2g होती है। अगर कहता है वो टाइम बताइए तो टाइम का फॉर्मूला होता है u by g, तो वो रूट u1 u2 by g हो गया। अगर कहता है हाइट बताइए तो हाइट होता है u स्क्वायर बाय 2g। अब अगर दो वेलोसिटी दी हैं तो u स्क्वायर की जगह u1 u2 लिख लूंगा और क्या है। अब इसी तरह टाइप 4 में अब डायमेंशन h के और r के सेम, तो एक फॉर्मूला है 4h r tan थीटा, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसमें इधर h है और इधर r, इधर भी एक डायमेंशनलेस चीज है 4 और इधर भी एक डायमेंशनलेस चीज है tan थीटा। डायमेंशंस इसके और इसके सेम, तो इससे h आ जाता है r by 4। ये असल में मैक्सिमम हाइट तब आती है जब थीटा 45 डिग्री रहता है। जब थीटा 45 डिग्री रहता है ना, उस समय की जो h मैक्स है वो उस समय की रेंज की 1/4 होती है। हाइट तो हमेशा कम आती है, पत्थर ज्यादा ऊपर नहीं जा पाता, सामने तो ज्यादा जाता है। हम जैवलिन थ्रो इसी के लिए खेलते हैं। मैक्सिमम हाइट का कोई कंपटीशन शायद होता नहीं है, हाइट ज्यादा नहीं होती, रेंज ज्यादा होती है। तो h की वैल्यू आ रही है r by 4। h इन जनरल r से काफी कम आता है, और जब एंगल 45 डिग्री होता है ना, उस समय h की वैल्यू आती है r by 4। तो अब h1 into h2 अगर कभी करूंगा तो r by 4 into r by 4 कर लूंगा, शायद r स्क्वायर by 16 आ जाएगा। और आप h1 into h2 को समझ रहे हैं कि सेम रेंज के लिए अगर मैं प्रोजेक्टाइल को दो तरह से फायर करता हूं, तो एक बार हाइट h1 है और एक बार हाइट h2 है। अगर सेम रेंज के लिए मैं प्रोजेक्टाइल को दो एंगल्स पे फायर करता हूं, तो उन हाइट्स का जो प्रोडक्ट है, अब h के डायमेंशन r by 4 है, तो अगर आप प्रोडक्ट लोगे तो ये r by 4 into r by 4 होना लाजमी है। तो वो जो दो हाइट्स सेम रेंज के लिए एक बार थीटा पे फायर किया और एक बार 90 माइनस थीटा पे फायर किया, जो मैक्सिमम हाइट्स आ रही हैं उनका प्रोडक्ट जो आ रहा है वो r by 4 into r by 4 आ रहा है, क्योंकि यहाँ h और r के डायमेंशन सेम है और इन जनरल h r by 4 है। यहाँ की बात करें तो h r by 4 के अलावा h के साथ tan थीटा भी चिपक जाता है। एनीवे बढ़िया रिजल्ट्स हैं, ध्यान दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात कर रहे हैं जब न्यूमेरिकल में कोई वेलोसिटी मांगी हो, तो टाइप 1 वेलोसिटी का सबसे सिंपल फॉर्मूला तो वही आता है at, v is equal to u plus at। और अगर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल हो तो हाँ, उसमें वर्टिकल वेलोसिटी 0 है, तो ग्रेविटी के कारण टाइम t के बाद उसमें जो वर्टिकल वेलोसिटी आ जाएगी वो gt आएगी। डायमेंशनली तो ये gt है या at है, अब इनिशियल वेलोसिटी भी उसमें ऐड हो सकती है, पर अगर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है तो उसमें इनिशियल वेलोसिटी तो है नहीं, तो ग्रेविटी ने टाइम t में उसमें जो वेलोसिटी क्रिएट कर दी vy, वो है gt हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के केस में। और अगर अब मैं सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी नहीं मांग रहा, उसकी टोटल वेलोसिटी मांग रहा हूं, तो अगर ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का केस है ना, यहाँ से मारा है इसको ऐसा, तो इसमें ये वेलोसिटी u के बराबर है और ये ग्रेविटी ने भी प्रोवाइड की।
तो एक सदाबहार हमारे पास ये फॉर्मूला हमेशा रहता ही है कि v स्क्वायर इक्वल टू vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। ये तो हम हमेशा लगाते ही हैं कि v इज इक्वल टू वी आई कैप प्लस वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, और इसलिए मैग्नीट्यूड वाइज तो v इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर लगाते ही हैं, रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालते हैं। तो x डायरेक्शन में तो वही वेलोसिटी अनचेंज और y डायरेक्शन में ग्रेविटी ने प्राप्त कर ली है, तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड ये भी है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का। इन जनरल अगर वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी देखूं, अब ऊपर फेंका है, जमीन से मैंने पत्थर को ऊपर फेंका है, तो ग्रेविटी इसकी वेलोसिटी कम करेगी, तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी थी वो जीटी कम हो जाएगी। मुझे तो ये देखना है कि यहाँ वेलोसिटी के फॉर्मूले में जो टर्म आता है वो जीटी आता है, खाली जी नहीं आता, जीटी आता है। अब ये एक वेलोसिटी और ये एक वेलोसिटी है, तो ये भी एक वेलोसिटी होगी। अब पहले से अगर कुछ वेलोसिटी दी है तो और ऊपर फेंका है ग्रेविटी के अगेंस्ट, तो ग्रेविटी इतनी वेलोसिटी कम कर देगा, जीटी का टर्म आना ही आना है। नीचे फेंक रहे हैं तो वेलोसिटी बढ़ रही है, वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस जीटी आएगा। अगर इनिशियल वेलोसिटी से नीचे फेंका होता तो वी वाई हो जाता यू वाई प्लस जीटी, और ऊपर फेंका है तो माइनस जीटी। और ये बढ़िया केस है, अगर सेम रेंज के लिए दो बार टाइम ऑफ फ्लाइट t1 और t2 आ रहे हैं, रेंज सेम है, एक बार टाइम ऑफ फ्लाइट t1 है और दूसरी बार टाइम ऑफ फ्लाइट t2 है, तो ऐसे में फॉर्मूला तो आना चाहिए gt वाला, ये हो गया g, और इसके डायमेंशंस आ गए t के। अगर उसने दो t दिए हैं तो मैं फिर t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर का रूट t बोल सकता हूं, है ना। अगर दो t दिए हैं तो t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर का रूट के डायमेंशंस भी t हैं, ये बेसिकली वेलोसिटी gt हो गई, और वो दो थे तो ये भी एक हाफ आ गया, हाफ gt हो गई। वेलोसिटी में हाफ आता नहीं है वैसे, पर यहाँ पे बस याद करना है कि यार जब ये दो हो गए और gt लाते हैं हम, तो ये 2 आ जाएगा तो ये gt बचेगा। इतना तो पक्का है कि इसके डायमेंशंस t के हैं और v के वेलोसिटी u के फॉर्मूले में आता है gt। दो t दिए, या तो रूट t1 t2 करोगे और या फिर t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर का रूट करोगे, वो थोड़ा डेरिवेशन से सपोर्ट करना पड़ेगा आपको कि रूट t1 t2 कर रहे हो कि t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर का रूट कर रहे हो। मुझे डायमेंशनली ये टाइम चाहिए और gt होता है एक टाइम। अगर सेम रेंज के लिए दो अलग अलग टाइम दिए हैं और मांगा है किस वेलोसिटी से फेंका था पत्थर को, तो जरूर डायमेंशनली ये हाफ gt होगा, डायमेंशनली gt होगा। टाइप 2 वेलोसिटी का फॉर्मूला कभी कभी रूट 2gh आता है जब इनिशियल वेलोसिटी 0 हो, तो रूट 2gh की तर्ज पे u min का एक फॉर्मूला आ जाएगा रूट gr। यानी जब एंगल 45 डिग्री होता है ना तो r max आता है, और r max का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर बाय g, तो इसलिए u min हो जाएगा रूट rg। जो रूट gr है वो डायमेंशंस उसके वेलोसिटी के, रूट gr के डायमेंशंस वेलोसिटी के हैं, रूट 2gh g into h के डायमेंशंस वेलोसिटी के हैं, तो रूट gr। एक सर्टेन डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट पहुंचाना है, एंगल आपकी चॉइस का है, तो 45 डिग्री एंगल ले लीजिए और इस वेलोसिटी से पत्थर को फेंक दीजिए, वहीं पहुंचेगा जहां आप चाहते हैं, क्योंकि r max का फॉर्मूला u स्क्वायर बाय g है, तो u min का फॉर्मूला है रूट rg। द मिनिमम वेलोसिटी with which an object should be projected so that it reaches a distance r। डायमेंशनली ये gh है और ये भी gh तो होना ही चाहिए, 2 आएगा कि नहीं आएगा वो आपको देखना पड़ेगा, उसके लिए सब्जेक्ट मैटर की जरूरत है। अब वी वाई स्क्वायर हो जाएगा यू वाई स्क्वायर माइनस 2g वाई, इसमें भी y आ रहा है ना, यहाँ जैसे t आ रहा था, ये टाइम t के बाद था, तो यहाँ gt ऐड हो रहे थे। अब वेलोसिटी अगर मैं कह रहा हूँ कि मैंने वी वाई चाहिए, यू वाई से पत्थर को ऊपर फेंका है और उसकी वेलोसिटी बताओ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट y के बाद, तो डायमेंशंस में यार v स्क्वायर में अगर इधर स्क्वायर है तो इधर 2g y आना चाहिए, और अगर ये एक वेलोसिटी है तो एक वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी में से माइनस करो। इनिशियल अच्छी खासी वेलोसिटी तुमने दी थी, ऊपर फेंका है तो ग्रेविटी की वजह से नुकसान हो गया, वेलोसिटी में जो नुकसान आएगा वो डायमेंशनली 2g y आएगा v स्क्वायर। v स्क्वायर में ये भी एक वेलोसिटी है और ये भी एक वेलोसिटी का स्क्वायर है,
ये वेलोसिटी का स्क्वायर है, ये भी वेलोसिटी का स्क्वायर है। तो ये तो वो वर्टिकल डायरेक्शन में, पर ये जबरदस्त बहुत प्यारे फॉर्मूले हैं, थर्ड और फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। ये जनरल हैं, आप किसी भी डायरेक्शन में फेंक दीजिए, किसी भी डायरेक्शन में, थीटा से कोई मतलब नहीं है। अगर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट y है, पत्थर नीचे आया है, तो ग्रेविटी वेलोसिटी बढ़ेगी। अगर छत पे खड़े होके पत्थर को आप किसी भी डायरेक्शन में फेंक दीजिए u से, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट बस मैं ले रहा हूँ ये y, तो एंगल से मतलब नहीं है। तो टोटल वेलोसिटी स्पीड जो पहुंचेगी ग्राउंड पे पहुंचने के बाद, यानी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट y के बाद, वो हमेशा ये होगी इररिस्पेक्टिव ऑफ द पाथ फॉलोड एंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। इसमें तो उन्होंने कुछ कहा होगा कि मैंने ऊपर फेंका है, वर्टिकली अपवर्ड्स फेंका है, इसमें तो कोई मतलब नहीं है। ये तो वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी है, और ये तो स्पेस में वेलोसिटी है, उसकी डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं। मुझे यू की डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं कि मैंने यू किस एंगल पे फेंका है। जब एंगल नहीं दिया तो बस ये लगता है, हाँ ऊपर फेंका है कभी तो ग्रेविटी नुकसान करेगी, और फाइनली पत्थर नीचे आया तो ग्रेविटी मदद करेगी। अगर नीचे आया तो v की वैल्यू u से ज्यादा आनी चाहिए, तो यहाँ प्लस आना चाहिए। डायमेंशनली v के फॉर्मूले में ये √2gy g2gy वाले टर्म दिख रहे हैं, और इसके अलावा अगर कोई टर्म ऐड करना ही है तो ये v स्क्वायर है, तो ये v स्क्वायर ऐड कर दो इसमें, ये भी v स्क्वायर है और ये भी v स्क्वायर है, तो v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इज v स्क्वायर, और रूट ले लूंगा तो एक वेलोसिटी आएगा। ऊपर गया है तो माइनस, और नीचे आया है तो प्लस, और इसमें थीटा से कोई लेना देना नहीं है, और ये y डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं है, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी है, टोटल रिजल्टेंट वेलोसिटी। टाइप 3 जब LHS और RHS दोनों के डायमेंशंस v हो, u इज इक्वल टू v, तो x डायरेक्शन में तो वेलोसिटी हमेशा ही u cos थीटा रहती है, वही कह रहा है v इज इक्वल टू u। y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी रहती है uy, वो था u sin थीटा, वही है u इज इक्वल टू u, वेलोसिटी इज इक्वल टू वेलोसिटी, एंड दिस इज डायमेंशनलेस। uy जो है वो कभी u sin थीटा t नहीं हो जाएगा, कभी कभी गलती होती है, मेनली तो नहीं होती है, पर uy में भैया सिर्फ u sin थीटा आएगा, t थोड़ी ना आएगा। ut से तो वो डिस्प्लेसमेंट हो गया, u खाली वेलोसिटी है, ut से वो डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब ऐसे ही हमें ये भी पता है u cos थीटा v cos बीटा, ये मुझे पता है कि जब ये u से थीटा के एंगल पे फायर किया है और v है और ये बीटा के एंगल पर है, तब मुझे पता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में इक्वेट करता हूँ तो u cos थीटा v cos बीटा के बराबर आता है। अभी तो मैं इतना कह रहा हूँ कि यार तुम इतना तो कम से कम देखो कि ये भी वेलोसिटी है तो ये भी वेलोसिटी तो होगी ना, और दोनों के साथ में एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी चिपकेगी। अगर ये वेलोसिटी है तो ये भी वेलोसिटी है, और दोनों के साथ एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी चिपकेगी। और इसी तरह पे फिर से वो फॉर्मूला आता है जहां हम बात करते हैं v इज इक्वल टू u cot थीटा। v इज इक्वल टू u cot थीटा तो मुझे मालूम है कि ये u है और ये कहीं v है, और u और v की डायरेक्शंस में एंगल 90 डिग्री है। ये अगर एंगल थीटा है तो यहाँ से हम इसको बनाते हैं, ये एंगल थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, ये v cos 90 माइनस थीटा है, इसको u cos थीटा से इक्वेट कर दीजिए। तो v और u तो डायमेंशनली u और v तो एक दूसरे के आमने सामने आएंगे ना। अब ये cot थीटा आता है कि cos थीटा आता है, वो आपको थोड़ा सा सपोर्ट करना पड़ेगा। डायमेंशनली कम से कम इसमें कोई भी और डायमेंशनल चीज नहीं आएगी। और फिर ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कोलिजन्स वाले। अगर कह रहा है एक बार मैंने प्रोजेक्टाइल को, एरोप्लेन कांस्टेंट वेलोसिटी से उड़ रहा है u1 की एक हाइट पर, और नीचे से एक बॉम्ब फेंका जो कि फाइनली इसको टकरा भी रहा है कभी, तो अगर कॉलिजन हो रहा है तो उनके x और y कोऑर्डिनेट सेम है, तो कॉलिजन जब हो रहा है तो इसकी हाइट और इसकी हाइट सेम हो गई होगी, और दोनों ने सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। तो सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए इनकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटीज इक्वल होनी चाहिए। अगर मैं इनकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इक्वेट कर रहा हूं तो ये u1 है, वो तो u1 ही है, और इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है u2 cos थीटा, तो वेलोसिटी को वेलोसिटी से इक्वेट कर रहा हूं, मैं ये देख रहा हूं। कोलिजन होने के लिए दोनों को सेम टाइम पे सेम जगह पे होना चाहिए, तब टक्कर होगी। तो दोनों के एक्स वाई कोऑर्डिनेट सेम होने चाहिए। मैं इनके एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं उनकी बात कर रहा हूं, इसका तो वाई कोऑर्डिनेट चेंज ही नहीं हो रहा है। तो टक्कर जब होगी, जब टक्कर होगी तो दोनों ने सेम टाइम में सेम डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल वाला तय किया होगा, तो इनकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटीज में इक्वेट कर रहा हूं। इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो u1 ही है और इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u2 cos थीटा है।
इसी तरह अगर ये केस है कि एक प्रोजेक्टाइल यूं गया था और एक प्रोजेक्टाइल मैंने ऊपर वर्टिकली फायर किया, तो टक्कर होने के लिए बाय चांस दोनों को सेम टाइम पे सेम जगह एक साथ होना चाहिए। तो दोनों के वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट सेम होने चाहिए ना। फिर इसका पाथ अलग है, इसका पाथ अलग है, पर अगर टक्कर हो रही है तो दोनों के वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट सेम है। और ये सिर्फ तब सेम हो सकता है जब इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी सेम हो। तो अब की बार मैं वर्टिकल वेलोसिटी इक्वेट कर रहा हूँ, मैं तो यू वेलोसिटी को वेलोसिटी से ही इक्वेट करूंगा, बस शायद साथ में एक चिपक जाएगा क्योंकि इसकी वर्टिकल वेलोसिटी u1 sin थीटा। मैं तो u is equal to v की बात कर रहा हूँ, u is equal to v, u is equal to u, u is equal to v, v is equal to u, u is equal to u and u is equal to u। आपको एक वेलोसिटी निकालनी है ना, तो डायमेंशनली सामने एक वेलोसिटी ही आएगी बस। तो थीटा कहाँ लगाना है उसके लिए थोड़ा डेरिवेशन करना पड़ेगा। अगर ये वाला वर्टिकली जा रहा है, दोनों ही टेल वर्टिकली जा रहे हैं, तो इनकी वर्टिकल वेलोसिटीज को इक्वेट कर दो। और इसमें एक हॉरिजॉन्टली जा रहा है, ये वाला तो आगे भी जा रहा है ऊपर भी जा रहा है, इनकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटीज को इक्वेट कर दो। और इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो u1 पे कांस्टेंट है और इसकी u2 cos थीटा पे कांस्टेंट है। तो इस तरह से आप वेलोसिटीज के वेरियस पॉसिबल न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट कर सकते हैं। रिविजन्स तो आपके लगेंगे पर ये काफी पावरफुल हो जाएगा, और स्पेशली तब जबकि क्वेश्चन सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड आ रहे हैं। तो घुमा फिरा के अलग स्टाइल से अगर आप ये फॉर्मूले पढ़ेंगे तो ये फॉर्मूले ज्यादा आपको याद रहने की संभावना है। ऑलराइट, इसमें मोमेंटम की बात करते हैं। मोमेंटम का फॉर्मूला है mu। कहता है प्रोजेक्टाइल ग्राउंड से जब फायर किया तो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में इसके मोमेंटम में क्या चेंज। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो मोमेंटम चेंज होता नहीं है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, ना मैग्नीट्यूड में ना डायरेक्शन में। हाँ, वर्टिकल डायरेक्शन में केवल मोमेंटम चेंज होता है। तो वर्टिकल वेलोसिटी जो होती है उसकी वजह से मोमेंटम चेंज आ रहा है। बेसिकली इसके डायमेंशंस mu के हैं, तो मुझे यहाँ mu दिख रहा है। ये ग्राउंड से हाईएस्ट पॉइंट तक गया है तो वर्टिकल वेलोसिटी u sin थीटा से 0 ही है, तो उसमें एक बार u sin थीटा का चेंज आ गया, मुझे केवल ये mu दिख रहा है। और वर्टिकल वेलोसिटी से मोमेंटम चेंज होता है तो sin थीटा दिख रहा है। अगर ग्राउंड टू ग्राउंड की बात करूं, तो डायमेंशनली तो ये mu ही है, और शायद आपने जर्नी डबल ले लिया तो 2 आई जाएगा। और वर्टिकल वेलोसिटी के ही कारण केवल मोमेंटम चेंज होता है। पहले वर्टिकल वेलोसिटी mu sin थीटा यहाँ था और बाद में ये mu sin थीटा यहाँ है, तो रिवर्स मतलब डबल का चेंज। ग्राउंड तक आने में इसका मोमेंटम रिवर्स हो गया है, और रिवर्स मतलब डबल का चेंज। मेरा फिलहाल ध्यान तो केवल इतना है कि मोमेंटम के फॉर्मूले में एक mu तो आना ही चाहिए। बाकी बातें आपको इस चैप्टर से सीखनी पड़ेगी। एक mu तो आना ही चाहिए, यहाँ पे भी एक mu तो आना ही चाहिए। दिस इज प्रीटी ऑब्वियस, बट फिर भी एक बार हाईलाइट करना से हेल्प तो मिलती है। और फिर खैर एक अनदर अप्रोच से फोर्स का फॉर्मूला होता है डेल्टा p बाय डेल्टा t। तो डेल्टा p होता है F into t। इस प्रोजेक्टाइल पे एक ही फोर्स काम कर रहा है हमेशा लगातार, ग्रेविटी का। तो जब तक ये हवा में है तब तक इस पे mg फोर्स काम कर रहा है। तो अगर कभी बोलेगा कि यहाँ से यहाँ तक आने में इसका मोमेंटम चेंज क्या हुआ, ये टाइम अगर आप निकाल लेंगे तो इस बीच mg वाले फोर्स ने इसका मोमेंटम चेंज किया। तो मोमेंटम चेंज का एक तो ये अप्रोच है, और एक ये भी हो सकती है जब वो टाइम दे दे तो फिर उसके डायमेंशंस ये होंगे, फोर्स इनटू टाइम के, अदरवाइज m इनटू u के। ऑलराइट, हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की भी थोड़ी बहुत तो कुछ बातें कर ही सकते हैं। कि काइनेटिक एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला है हाफ mu स्क्वायर। जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है जहां वेलोसिटी u है, काइनेटिक एनर्जी तो स्केलर है और उसे एंगल से कोई मतलब नहीं होता। जहां वेलोसिटी u है वहां उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी हाफ mu स्क्वायर। हाईएस्ट पॉइंट पे ये टॉप मोस्ट पॉइंट है, ये हाईएस्ट पॉइंट है, काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पे। तो हाईएस्ट पॉइंट पे ठीक है, पता नहीं क्या होगी, पर डायमेंशंस में हाफ mu स्क्वायर तो आएगा ही आएगा। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 तो होती नहीं है, क्योंकि आगे तो ये जा ही रहा है। वेलोसिटी 0 होती तो आगे नहीं जाता। हाईएस्ट पॉइंट पे भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो है ही, तो हाफ mu स्क्वायर में आप u cos थीटा ले लेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे। डायमेंशनली काइनेटिक एनर्जी में हाफ mu स्क्वायर तो आएगा ही आएगा,
उसके अलावा ये कौन सा टर्म है वो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। हाफ काइनेटिक एनर्जी में हाफ mv स्क्वायर तो आएगा ही है। अगर हम ग्राउंड पे बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, क्योंकि हाइट हम ग्राउंड से ही नापते हैं। और हाईएस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आप mg h max कह सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी तो mgh कहिए, पर पोटेंशियल एनर्जी हो या काइनेटिक एनर्जी हो, ये तो टर्म आएगा ही आएगा, हाफ mv स्क्वायर। इसमें भी टोटल काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम भी हाफ mv स्क्वायर है एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। हाईएस्ट पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें भी हाफ mv स्क्वायर आ रहा है, और जो हाईएस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है उसमें भी हाफ mv स्क्वायर आ रहा है, क्योंकि इसके भी डायमेंशंस एनर्जी के हैं और इसके भी एनर्जी के हैं, इसके भी एनर्जी है, इसके हैं, इसके भी एनर्जी के हैं, इसके भी एनर्जी के हैं, इसके भी एनर्जी के हैं। आप नाम भले ही पोटेंशियल रख दीजिए, पर डायमेंशंस तो पोटेंशियल एनर्जी के भी वही है जो काइनेटिक एनर्जी है। तो पोटेंशियल एनर्जी को आप हाफ mv स्क्वायर के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो, काइनेटिक एनर्जी को आप mgh के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो, क्योंकि डायमेंशंस उनके सेम है ना। तो ये एनर्जीज को लेके एक बात हुई। और एक आखिरी क्वांटिटी मैं आपको बता रहा हूँ, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम यानी mvr r क्रॉस p, तो लीनियर मोमेंटम इनटू सम परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये लीनियर मोमेंटम है और इसके डायमेंशंस डिस्टेंस के, तो ये mv हो गया और ये मैं h max ले लेता हूँ। अगर मुझे अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, हाईएस्ट पॉइंट पे अगर मुझे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो ये वाले परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करूंगा, h max से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। इसको फिलहाल मैं डायमेंशनली बस u स्क्वायर बाय 2g लिख दे रहा हूँ। h max का फॉर्मूला तो u स्क्वायर बाय 2g होता है, तो एंगुलर मोमेंटम के डायमेंशंस में mu क्यूब बाय 2g ऐसा कुछ आ रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। mu क्यूब बाय 2g तो ये आएगा ही आएगा, और साथ में एडिशनली ये क्या आएगा, फिर ये आपको डेरिवेशन से सपोर्ट करना पड़ेगा। पर कम से कम इतने पर ध्यान दे लें कि यार ये m है, फिर ये u है, फिर h max में से u स्क्वायर बाय 2g आ रहा है, ये दिमाग में दिख जाए तो ये u क्यूब और ये नीचे 2g आपको तुरंत दिख जाए। h max का टर्म है, u स्क्वायर बाय 2g आएगा, तो ये u क्यूब हो जाएगा। आप दो ऑप्शन तो आप शायद निकाल सकते हैं जिसमें u क्यूब मैच ना कर रहा हो, शायद हो भी सकता है चारों में हो, पर हो भी सकता है कि शायद u क्यूब का टर्म दो ऑप्शनों में ही हो। उसके वाले दो ऑप्शन तो कम से कम एलिमिनेट हो गए। डायमेंशंस के दम पे शायद 90% क्वेश्चंस में, या चलिए 60% क्वेश्चंस में आपके दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में। maybe it will make a difference of 2-3 questions, maybe one question का एक डिफरेंस, एक ही क्वेश्चन का डिफरेंस बनाएगा, बट जो आपका एग्रेशन लेवल होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल होगा, वो अलग ही होगा अगर आपने डायमेंशंस को सफिशिएंट स्ट्रेस दिया है। डायमेंशंस में बहुत पावर है और ये पावर अनटैप्ड पड़ा हुआ है। लोग डायमेंशंस से फॉर्मूले को रिलेट ज़्यादा नहीं करते, और ये अगर आदत में शामिल हो जाए तो ग्रेजुअली तुरंत दिख जाएगा। हर क्वेश्चन में एक ना एक इंफॉर्मेशन आपके पास तुरंत होगी, क्योंकि आपको उधर डायमेंशंस दिखना शुरू हो गए। तो एक अच्छा प्रयास है मेरा, आई होप आपको ये पसंद आएगा। अब मैं जरूर चाहूंगा कि अगर पसंद आया है तो आप इस पे कमेंट्स लिखें, तो ही मेरी इच्छा होगी कि मैं इस काम को आगे बढ़ाऊं और अगला टॉपिक पे DBFR फाइल बनाऊं। सो थैंक यू, आई एम अनिल अग्रवाल, तृप्ति अग्रवाल क्लासेस भोपाल। गुड लक फॉर ऑल योर फ्यूचर एंडीवर्स। जो आप करें खुश रहें, अच्छे मजे से करें, शौक से करें, एंजॉय करके करें। सो साइनिंग ऑफ, बाय बाय।